अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक या एक नया समझ लें या कहते हैं कि एक नया चैप्टर मुकम्मल तौर के ऊपर मैथ्स का सीखेंगे या एक नया सेक्शन कह लें हम सीखेंगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जो हम लोग किया करते थे वो अलजेब्रा हुआ करता था और अलजेब्रा मैथ्स का एक पार्ट है, जबकि दूसरा पार्ट जब आप एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं तो वो कैलकुलस या आप कह लें इंटीग्रेशन, इस तरह की चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। तो सारी चीज़ें इंटीग्रेशन वगैरह सब टाइप्स हैं इस कैलकुलस की। जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इस तरीके से कैलकुलस भी एक पार्ट होता है मैथ्स का। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो है वो इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्टिव से हम लोग पढ़ाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, सारे मॉडल्स को अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले हम मैथ्स को सीखेंगे और मैथ्स को फिर हम अप्लाई करेंगे उस इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम मैथ्स की बात कर लें और मैथ्स से पहले हम ज़रा एक बात कर लें। वो ये कहते हैं कि अगर हम कैलकुलस की बात करने की तरफ जाएं तो उससे पहले हमें ये बात कर लेनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कोई मॉडल्स होते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम एक मॉडल है ना, कि मतलब इक्विलिब्रियम किसी भी चीज़ का इक्विलिब्रियम जो है वो क्या चीज़ होती है कि जहाँ पे वो दोनों चीज़ें आके एक सर्टेन लेवल के ऊपर मीट कर जाएं, एक इक्वल हो जाए, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम की भी कुछ एनालिसिस होते हैं, किस तरीके से आप उस इक्विलिब्रियम को देखते हैं। तो जनाब स्टैटिक एनालिसिस, कंपैरेटिव और डायनामिक, ये तीन किस्म के एनालिसिस होते हैं जो कि आप लोग उस इक्विलिब्रियम के कर सकते हैं। तो स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा होता है इक्विलिब्रियम के, जहाँ वो इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट के ऊपर अकर हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ नहीं देखता, बस वही देखता है कि ये कैसे अकर होगी, यानी ये जो है वो ए पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो आपका बराबर का पॉइंट है, मतलब जिसके ऊपर आपकी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से मीट करनी है। कोई भी ग्राफ हो, जैसे डिमांड और सप्लाई का ग्राफ हो, तो डिमांड और सप्लाई यहाँ मीट कर रहा है, ये स्टैटिक एनालिसिस होता है। जबकि इसी की जगह के ऊपर अगर आप इसके मुकाबले में कंपैरेटिव की बात करते हैं तो कंपैरेटिव जनाब वो क्या होता है, यानी आप ये समझ लें कि स्टैटिक जो है वो कभी भी किसी और इक्विलिब्रियम को नहीं देखता, ना ही वो इसके प्रोसेस को देखता है कि ये कैसे अटेन हुआ है ये इक्विलिब्रियम। बस वो सिर्फ इस इक्विलिब्रियम की बात करता है कि भाई ये इक्विलिब्रियम है, बस ये अटेन हो गया, खत्म। कैसे हुआ, क्यों हुआ और पहले क्या था, कुछ नहीं बताया। जबकि कंपैरेटिव इसके बनिस्बत आपको ये बताता है कि ये जो है वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम से कैसे चेंज हुआ। मतलब पुराना वाला इक्विलिब्रियम कुछ और था और ये कुछ और हो गया, और ये कौन से पैरामीटर्स थे, वो इसका इम्पैक्ट देखता है उन पैरामीटर्स का जिनके चेंज होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसके मुकाबले में जब आप डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक क्या करता है कि वो आपके वो सारे पॉइंट्स, चाहे वो इक्विलिब्रियम पे हो या डिसइक्विलिब्रियम पे हो, वो उस सबको देखता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो बेसिकली ये देख रहा होता है कि किस प्रोसेस के तहत, किस टाइम पाथ के तहत, कितने टाइम में ये एक इक्विलिब्रियम से उठकर या डिसइक्विलिब्रियम से उठकर ये चीज़ इक्विलिब्रियम में आई है। तो यानी हर समझ लें स्टैटिक जो है वो सबसे लीस्ट है, फिर उससे वास्ट कंपैरेटिव है और उससे वास्ट डायनामिक है। ठीक है जनाब, तो ये तीन किस्म के एनालिसिस होते हैं। स्टैटिक नॉर्मल मैथ से भी सॉल्व हो जाता है, जबकि कंपैरेटिव जो है उसमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। और कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन की, जबकि आप अगर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बिल्कुल, और जब आप आगे जाते हैं डायनामिक में तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और एडवांस मैथमेटिक्स टूल लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और अब हम लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए लिमिट का सिनेरियो क्या है कि जहाँ भी अगर आप लिमिट को देखें, लिमिट का लफ्ज़ देखें, तो लिमिट का मकसद ये होता है कि किस हद तक के कोई चीज़ जा सकती है। तो यही बात यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि कहते हैं कि कोई भी फंक्शन, कोई भी एक सर्टेन फंक्शन दिया हुआ है आपके पास और आपको बोला हुआ है कि ये सर्टेन एक्स है और इस एक्स की वैल्यू, तो इस एक्स की वैल्यू का लिमिट जो भी बताई गई है तो यानी इसका मतलब है कि वहाँ तक के जा सकती है। जैसे कि मैंने एक सीरीज लिखी हुई है नीचे, अगर आपको नजर आ रही हो कि ये वाली सीरीज है कि 1 2 3 4। ठीक है, आपके सामने ये जो सबसे पहला लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका मकसद क्या है कि आपको एक सीरीज दी हुई है। अब आप ये बताएं, ये वाली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि 1 2 3 4 अगर आप शो ऑन कर लें तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। तो यानी अगर मैं इन सीरीज की लिमिट की बारे में बात करूँ तो आप ये कहेंगे कि जी ये इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट जा सकती है, पता नहीं है कहाँ तक के जाएगी। आज जबकि इसके नीचे की अगर हम बात करेंगे, एक और मैंने एक सीरीज बताई हुई है, ये है 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू से बढ़ रहा है।
मैं इसको जो है यार डेसिमल फॉर्म में भी लिखा है कि 0.5, 0.66 देन 0.883 इस तरह होते हुए सोन आगे बढ़ा। तो होगा क्या कि ये भी मुस्तकिल आगे बढ़ा, तो क्या ये इन्फिनिटी तक के जाएगा या नहीं जाएगा। बात ये कि अगर आप इसको देखें तो आपको थोड़ी सी इसका अगर एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि हर बारी में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक नंबर छोटा है, या यूँ कह लें कि डिनोमिनेटर एक नंबर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। तो जब डिनोमिनेटर एक नंबर हमेशा बड़ा रहेगा तो कभी भी वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती चीज़, उसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। तो यानी इसकी लिमिट 1 से बड़ी कभी जा ही नहीं सकती, और 1 भी नहीं हो सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1 तक के तो आने के लिए दोनों चीज़ों को बराबर होना लाज़मी, यानी क्लोजेस्ट टू 1 जा सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिखेंगे ये कि x अप्रोचेस टू 1। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से लेवल तक के जाएगी, क्योंकि 0.999999 पता नहीं कहाँ तक के जा सकती है, हमें नहीं मालूम। लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ना 1 तक के पहुंच सकती है। तो हम कहेंगे x लिमिट टेंड्स टू अप्रोच 1। ठीक, कोशिश कर रही है 1 तक जाने की लेकिन जाएगी नहीं। ठीक है, तो इस किस्म से अगर आप बात करें तो आपके पास 2 से 3 या 4 तरीके सॉरी आ जाते हैं लिमिट के। लिमिट या तो इन्फिनिटी हो सकती है, या लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, या लिमिट एक फाइनाइट लिमिट हो सकती है। यानी फाइनाइट का मतलब 1 2 3 4 0 -2 -5 इस तरह कोई लिमिट हो सकती है, या फिर लिमिट ऑस्किलेशन विदाउट अप्रोचिंग टू अ सर्टेन लिमिट हो सकती है। ठीक है, ऑस्किलेट विदाउट अप्रोचिंग टू अ लिमिट, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्किलेट आगे की तरफ बढ़ रही है बट विदाउट अप्रोचिंग टू अ लिमिट, 1 तक की नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये लिमिट की बात हो गई सिंपल। अच्छा, अगर हम इसी को किसी फंक्शन के अंदर अब लिख के देखें, जैसे कि आपको एक मैंने नीचे फंक्शन दिया, हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, और इसके अंदर हमने इन्फिनिटी हमने कह दिया कि यार लेट सपोज इन्फिनिटी आपकी जो है वो वैल्यू है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमें यही देखना है असल में कि अगर कंपैरेटिव एनालिसिस क्या कहता है कि अगर ए एक्सोजेनस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो आपके y के अंदर कितना चेंज आएगा, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कितना चेंज आएगा। तो आपने इन्फिनिटी डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पे इन्फिनिटी, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अगर आप देखें, मैं अगर इसको एक किसी और तरीके से सॉल्व करके देखूं कि x की लेट सपोज आप वैल्यू रखते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर सो ऑन, फिर 7 रखते हैं दैट, तो इधर क्या आएगा, y कैसे चेंज हो रहा होगा, -10, फिर -5, फिर 6, और 7 अगर वैल्यू रखेंगे तो 151 y हो जाएगा। इसका मकसद ये हुआ कि आप अगर x को देखें तो x भी आपका बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक के जा सकेगा, इन्फिनिटी तक के, और आंसर भी आपका y का इन्फिनिटी तक के जा सकेगा। तो यानी इसका मकसद क्या है कि अगर x की लिमिट इन्फिनिटी होती है तो फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे कि मैंने नीचे लिख के दिखाया है कि लिमिट ऑफ y जो है, यानी वो इक्वल टू कितनी है, लिमिट ऑफ इस फंक्शन के, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या निकली, अगर लिमिट जो है वो x की सिर्फ अप्रोच कर रही है आपके इन्फिनिटी, तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ दिखाया है कि अगर इन्फिनिटी आप डालेंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीके तो इस तरह के हैं कि ये बहुत नॉर्मल हो सकते हैं कि आप इस तरह 0 1 2 3 डाल के देखो, बोले देखिए इन्फिनाइट आ रहा है और इस तरह भी इन्फिनाइट है तो ये इन्फिनिटी हो गया। लेकिन इसको जब आप मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में जब आप लिमिट निकालते हैं तो आप इस तरीके से ये इजीली ये वाला काम करके, जो ये यहाँ पे करा हुआ है हम लोगों ने ये वाला, ये काम करके आप लोग नहीं निकाल सकते वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्वेश्चंस के साथ फिर सिंप्लीफिकेशन मौजूद होती है कि आपने किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करना है। चलें, तो अब हम आ जाते हैं कुछ रूल्स के ऊपर। रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये होते हैं कि देखिए लिमिट, अब मतलब कुछ सर्टेन रूल लिमिट के कि अगर लिमिट किसी भी दो सम नंबर के सम की निकाली जाएगी तो वो किसके बराबर होगी, उन अलग अलग नंबर्स के लिमिट के सम को सम कर लें, अगर दोनों की लिमिट का सम कर लें तो वो आपकी लिमिट होगी किसी भी दो नंबर्स की। यानी मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक फंक्शन है उसकी लिमिट है h और एक फंक्शन है उसकी लिमिट है k, और दोनों फंक्शन का सम करके आपको कहा गया कि आप इन दोनों फंक्शन का जो प्लस करके जो अमाउंट आ रही है उसकी लिमिट निकालें, तो दोनों की जो सेपरेट लिमिट है उसको आप प्लस करेंगे वही आपका आंसर होगा। इसे कि रूल ऑफ नंबर 2 क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कि लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की लिमिट जो है वो बराबर होगी उस लिमिट के प्रोडक्ट की, दोनों की जो लिमिट है उसके प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि लिमिट अगर इस फंक्शन की
आपके इस फंक्शन की और इस फंक्शन के आपस में मल्टीप्लाई करा, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट है और इसकी लिमिट क्या होगी, इस प्रोडक्ट की लिमिट और इस प्रोडक्ट की लिमिट, सॉरी इस एक्सप्रेशन की लिमिट और इस एक्सप्रेशन की लिमिट दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपकी इसका आंसर होगा। यानी लिमिट जो है वो आपस में लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, इसी तरीके लिमिट ऑफ द क्वेश्चन इज इक्वल टू द क्वेश्चन ऑफ द लिमिट। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट 2x2 प्लस 3x अपॉन एक्स, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और x का हुआ है कि अप्रोच कर रहा है 0। अच्छा देखिए, क्योंकि अभी तक के मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हम इसको पुट करेंगे इन्फिनिटी में, तो मैंने आपको ये बोला कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में ऐसा नहीं हो सकता, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो आपको नजर आएगा कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसमें 0 0 पुट करते हैं तो होगा क्या कि सिंपली 0/0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक डेफिनेट आंसर नहीं है, ये एक समझ लें एरर होता है कि अब इसको कोई आंसर नहीं कहते कि 0/0 आंसर। तो अब आपको एक डेफिनेट आंसर निकालना है, तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे कि x यहाँ पे एलसीएम में आप दोनों को एलसीएम को सेपरेट कर लेंगे, इस दोनों टर्म्स को, तो ये दोनों के साथ आ जाएगा और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2x प्लस 3, यानी अगर आप x में 0 डालेंगे तो ये आंसर 3 आ गया, यानी एक डेफिनेट आंसर आ गया इसका। तो यानी अगर आप कहा जाए कि लिमिट जो है इस फंक्शन की अप्रोचेस टू 0 है, x की अप्रोचेस टू 0 है सर्टेन फंक्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा, x आपको जो लिमिट का आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट क्या है 3। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नीचे की बात करें एक और क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये है 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपने 7th 8th में पढ़ा हुआ कॉन्जुगेट वाला एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, कॉन्जुगेट ले लिया। होता क्या है कि आप क्या करेंगे, इसी को, क्योंकि मैथ्स का एक रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ अगर प्लस कर रहे हैं तो वही आप चीज़ माइनस करें, ताकि वो उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ये करा कि एक कोई भी एक सर्टेन एक, यानी किस तरीके से कॉन्जुगेट का मकसद क्या होता है कि जो भी आपका ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसका आपने जो है वो उलट ले लिया, यानी माइनस के साइन के बजाय प्लस का साइन, यानी दो टर्म्स बना लिए, 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक टर्म और माइनस 1 जो है एक टर्म, और माइनस को उसको प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूले से सॉल्व होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, और नीचे आप x को जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस 1 खाली x बच जाएगा और नीचे वाले x से आपका ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर रह जाएगा बस सिंपल क्या कि 1 ओवर x 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस आंसर, सॉरी x तो यहाँ पर रहेगा ही नहीं, x आप यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या रह गया, खाली है। तो अब आप यहाँ पे भी x में जब आप 1 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाता है, और 1 का अंडर रूट का 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आप ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है x2 माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तो ये आप लोग खुद से करिएगा और खुद से करके मुझे बताइएगा कि कहते हैं कि